ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यू। और चैप्टर नंबर सेकंड के जितने भी एमसीक्यू हैं वो 3 क्लासेस के अंदर खत्म होंगे। ये पहली क्लास है, इसके बाद 2 क्लासेस और होंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि असर्शन रीजन होंगे, केस स्टडीज़ होंगे और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर सिर्फ पोटेंशियल के ही हो पाएंगे। ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ाने से पहले बस यही बोलूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ हो या फिर न्यू नोट्स हो, डिजिटल नोट्स, क्वालिटी नोट्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आई थिंक सबको सही दिख रहा है ना? दिख सबको रहा है ना? हाँ चलिए सुनिए भी ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को दे दिया है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहा है ना? चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है अब? कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये 5 वोल्ट थ्रू आउट बोला है उन्होंने। थ्रू आउट का मतलब कि ये V जो है वो कांस्टेंट है। जो ये V है ये क्या है भाई? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना कि चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। हमें एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ तो जीरो है। तो इसका मतलब, और वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या है? डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। अगर V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास E की वैल्यू जीरो आने वाली है। सो आंसर आप लोगों के सामने आ गया एंड आंसर इज E इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चा लोग? फटाफट से बताओ। ओके, सो आंसर इज ए ऑप्शन। पहला क्वेश्चन किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, बता सकता है, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन देखो कब आया? ये क्वेश्चन आया नीट 2020 के अंदर। ये क्वेश्चन आया नीट 2020 के अंदर, ये क्वेश्चन आया। और बढ़िया बात है ये सबसे कि इतना बढ़िया क्वेश्चन आया और आसान टाइप में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन आया 2004 के अंदर। ये सारे के सारे नीट के क्वेश्चन है। ठीक है, आप 33 ईयर की जो बुक होती है नीट की, अब 34 होगी होगी तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, एक बुलेट है, गोली है जिसका मास कितना है? जिसका मास है आप लोगों के पास 2 ग्राम, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम के अंदर। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इट विल बी 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ओके, चलिए चार्ज दिया हुआ है कितना? 2 माइक्रोकूलम। तो मीन्स Q की वैल्यू इज 2 माइक्रो, माइक्रो इज 10⁻6 कूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तुमसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि ये आपको निकालना है। डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट लाइन के अंदर भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब U की वैल्यू आपको लोगों को दी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर वो एक एक्वायर बोलता है कितनी वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है, तो मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है एंड इट विल बी कितना दे रखा है? 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा है ना सभी को? चलिए अब सुनो ध्यान से। अब बेटा यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो कैसे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस? या तो E इज इक्वल टू dV/dr होगा, या फिर V इज इक्वल टू Q/4πε0r होगा। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब इनसे निकाल सकते हैं, लेकिन इनसे तो काम नहीं चलने वाला। तो एक ध्यान से देखना है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेस्ट पे थी तो वो एक्सेलरेट हुई है, तो एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ रही है। हाँ भाई, इसका मतलब वहां पे आ रही है आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो वो कैसे आ रही है? वर्क डन करने से आ रही है। तो ये किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा और यहीं पे ही मतलब इसी फॉर्मूले के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास कितना? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² इज इक्वल टू और W मतलब वर्क डन एंड इट विल बी VQ, पोटेंशियल इनटू चार्ज।
अब आप लोगों को निकालना ही पोटेंशियल है, तो ये जो Q है, ये जो Q है ये आ जाएगा इसके नीचे भाई। जैसे ही ये इसके नीचे आता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे लिख देंगे Q और यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक मिनट इरेजर छोटा कर लेते हैं। चलिए बस V निकालना है आपको, कैपिटल V, ये कैपिटल V है आप लोगों के सामने, क्या है ये, कैपिटल V है भाई। ओके बताइए जल्दी से। चलिए अब सुनो ध्यान से। सो 1/2 इंटू एम मास दे रखा है जो कि कितना था, 2 इंटू 10⁻³ था। V ये वेलोसिटी है हमारी फाइनल वाली, जो कि स्क्वायर है तो 100 बन जाएगी, 100। नीचे चार्ज है जो कि कितना होगा, 2 इंटू 10⁻6 होगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 50 बन गया और ये -6 ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये +6 हो जाएगा और ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो 10⁻³ को क्या बोलेंगे, किलो, तो ये बन गया 50 किलो वोल्ट। आंसर आ गया हमारे पास। तो आंसर इज कौन सा भाई आप लोगों के सामने, आंसर इज बी ऑप्शन। क्या सही है, अच्छे से समझ में आ गया है, बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन तुम लोगों को क्या कहता है। देखो जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे बढ़िया वाले क्वेश्चन होंगे और दमदार क्वेश्चन होंगे, सो घबराना नहीं है। और ये क्वेश्चन आया आपका 2008 में और ये नीट के क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सारे के सारे आप लोगों के नीट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ये थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर बच्चे सोच रहे थे कि सर आसान क्वेश्चन करवा दिए, तो थोड़े से मुश्किल कर लो भाई, ठीक है। चलिए तो क्या बोला गया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू। एक चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। चलो तो ये हो गया V की वैल्यू इज कितनी, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट हो गई, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज कितना, हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होगा, dV/dr होगा। ये कब होता है, मैग्नीट्यूड में होता है, मैग्नीट्यूड में। या फिर आप इसको dV/dr मत लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V/r है, ये क्या है V/r। तो भाई V/r निकल जाए तो बन जाएगा E। ओके तो V का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी डिस्टेंस पे हमें बताया जाए तो V का फॉर्मूला इज सिंपल सा, कितना कि V का फॉर्मूला इज VQ/4πε0r होगा, क्योंकि Q चार्ज की वजह से बोला है। किस चार्ज की वजह से बोला भाई, Q चार्ज की वजह से बोला है। तो चलो अब Q/4πε0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने करा बराबर, और बराबर कितना आ गया 10⁻11 और साथ में आ गया यहाँ पे Q को Q से कट कर दिया, मतलब 1/r की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो वो बन गई 4πε0r इंटू 10⁻11 बन गई। ओके ठीक है भाई। अब देखो 1/r आ चुका है, V आप लोगों को दिया हुआ ऑलरेडी, सो E की वैल्यू इज कितनी, V की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 इंटू 10⁻11, नीचे 1/r की वैल्यू 4πε0r दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे यहाँ पे। तो एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ना हटा के लिखते हैं यहाँ से। तो ये हुआ E इज इक्वल टू V की वैल्यू इज Q इंटू 10⁻11 एंड 1/r की वैल्यू इज 4πε0 इंटू R इंटू 10⁻11। तो ये बन गया आप लोगों के पास 4πε0r Q इंटू 10⁻22 आ रही है। तो आप लोगों के पास आंसर इज कौन सा, 4πε0 Q और 22, और नीचे डिस्टेंस है तो वोल्ट पर मीटर बन गया आप लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पे कई बच्चे ये सोचेंगे कि V का फॉर्मूला हमने, मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो dV/dr से क्यों निकाला है, तो यूनिट से ही पता लग रहा है। देखो सारी की सारी यूनिट वोल्ट पर मीटर में दी हुई है, क्लियर है, सारी की सारी यूनिट आपकी वोल्ट पर मीटर में दी हुई है। चलिए सर आप नीचे क्यों देख रहे हो बार बार, रिकॉर्डिंग वहाँ से हो रही है तो हमारा जो मैकबुक है वो नीचे रखा है, वहाँ से पता लगता है कि स्क्रीन में सब कुछ सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके चलिए तो ये हो गया भाई आंसर आप लोगों के पास, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। एंड भाई एक बात मैं तुम्हें बोलूँगा, जितने क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर मैं तुम्हें करवाऊंगा वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वो नीट में भी आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोगों की तो मौज हो जाने वाली है, साथ में नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। ओके चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप लोगों के पास क्या है, एज पर द डायग्राम ए पॉइंट +q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, कि यहाँ पर एक +q रखा गया है, यहाँ पे क्या रख दिया, एक +q रख दिया,
ठीक है, अब बोल रहा है वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। देखो इन्होंने कोऑर्डिनेट भी बता दिया, मतलब इधर ये ए है और इधर ए है, ऐसे बता दिया, क्योंकि ये पॉइंट जो इन्होंने दिया हुआ है ये है A0 और ये पॉइंट इन्होंने दिया 0A, तो बात तो वही है। ओके, अब सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि यहाँ से मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ, ए से बी पे जा रहा हूँ, इधर से इधर आ रहा हूँ, ए से बी पे जा रहा हूँ। तो भाई एक बात देखो, एक बात देखो, ये जो क्यू है इसकी वजह से फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे सेम होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो तो सेम ही आ रहा है, वो तो क्या आ रहा है, पोटेंशियल सेम ही आ रहा है। कॉमन सी बात है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे पोटेंशियल चेक करूँ तो क्यू अपॉन 4πε0r होगा, जो कि आर सेम ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे चेक करूँ तो भी सेम होगा। मतलब अब मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था यहाँ पे वर्क डन निकालना था। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज कितना होगा, वर्क डन इज साथ में चार्ज आएगा और चेंज इन पोटेंशियल आएगा। अरे भाई दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगी। सो चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो कितना होगा, जीरो। सो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा सीधा सा आंसर हो गया है। क्वेश्चन आया था 2005 के अंदर, आंसर होगा ए। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो वो बता सकता है, पूछ सकता है कि सर इस तरीके से कैसे हुआ। ओके बताइएगा फटाफट से बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और किसी को अगर प्रॉब्लम भी रहती है तो वो टेलीग्राम चैनल पे तो चलो नहीं भेज सकता मैसेज, वो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकता है, ठीक है, वहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकता है। एंड जिनके पास नंबर है भाई, अगर वो नंबर करते हैं, मिल जाता है उनको नंबर, तो व्हाट्सअप कर लिया करो, नॉर्मल कॉल मत किया करो, उठाई नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि तुम सोचते हो कि सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं बेटा, तो इसलिए व्हाट्सअप किया करो, सिंपल, जैसे टाइम लगता है आप लोगों का रिप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा क्वेश्चन, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट दी हुई है, तो लिख लेते हैं, ये रही, ये हुई P इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट, ओके एट ए पॉइंट बोला है और डिस्टेंस बता दिया, डिस्टेंस मतलब कुछ भी, और जो भी आर आप लोगों के पास है वो कितना है, 0.6 मीटर दे रखा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड एन एंगल, सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये इस तरीके से डायग्राम बनाना है कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ इसके सेंटर से कोई एक लाइन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये एट एनी पॉइंट का हो गया, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो फॉर्मूला इज कितना, फॉर्मूला इज दिख रहा है ना तुम्हें, चलो के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर, सिंपल सा है। तो व्हाट इज के की वैल्यू, के की वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद पी की वैल्यू दी है, पी इज कितना, ये रहा पी, तो इट इज 16 इंटू 10⁻⁻19। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो cos 60 लिख लेते हैं। नीचे हो गया आर स्क्वायर, आर कितना है, डिस्टेंस इन्होंने दिया है 0.6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 60 की वैल्यू इज कितनी, ये होगा 0, ये होगा 30, ये होगा 45, ये होगा 60। तो आप लोगों के पास क्या बन गया, 1/2 बनना चाहिए, आई थिंक 1/2 बनना चाहिए। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये हो गया आप लोगों के पास 1/2, तो ये बन गया 1/2, ओके। और 0.6 को 2 बार लिख रहे हैं तो उसके लिए ऊपर 10 लगा देते हैं, नीचे 36 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको कि 0.6 का जो 10 है वो ऊपर जा रहा है 2 बार, तो ऊपर हो गया 100 और नीचे आ गया 36, ठीक है, इतना सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कट हो गया और हमारे पास क्या बच रहा है, ये 2 इससे कट हो गया, तो हमारे पास बच गया 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻9 इंटू 100। तो 10 9 और -9 कट हो गए हैं, तो आंसर इज 200। क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो इट इज 200 वोल्ट। ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी आती भी है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे आप अपने जो विचार हैं, विमर्श, वो शेयर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो भाई छठा क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, जो कि कहते हैं ना कि मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं कि अरे भाई भोला भाला सा है, अंदर से लगते हैं कि हाँ, बाद में पता लगता है ये तो भाई बड़ा खतरनाक बंदा है। तो ये उन्हीं में से है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये ऐसा लगेगा तुम्हें कि मैं कर दूंगा, लेकिन जब इसे सोल्व करने बैठोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, टू मेटल स्फीयर दिए हुए हैं, जिसका एक का रेडियस आर है और अदर का जो रेडियस है वो 2r है। मतलब दो मेटल स्फीयर है, एक ये और एक आप लोगों के पास ये रहा। ठीक है, एक का जो रेडियस है वो 2r है और एक का r है, तो ये 2r है और ये r है। इन्होंने बोला कि इनके पास सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब दोनों के पास सिग्मा है, दोनों के पास क्या है, सिग्मा है। ओके, तो क्या हम इन दोनों का सरफेस चार्ज सेम का मतलब ये है कि दोनों पे प्लस प्लस है। ठीक है, और दूसरी बात, क्या हम इन पे बता सकते हैं कि कौन सा चार्ज है इनके ऊपर। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये, कि दो मेटल स्फीयर हैं, एक का रेडियस आर है और दूसरे का 2r है, और उसके बाद उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है और फिर अलग कर दिया जाता है। तो आप लोगों को अब उनकी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, नई सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो वो क्या होगी, सुनिए ध्यान से भाई। सबसे पहली बात, बिफोर कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। बिफोर कॉन्टैक्ट, कि जब इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया, पेन ना चेंज कर लेते हैं, ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है। तभी करते हैं बिफोर कॉन्टैक्ट, कि जब तक हमने इसको जोड़ा नहीं था आपस में, कॉन्टैक्ट में नहीं लाया, तो क्या हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एरिया होता है। तो पहले वाले की अगर हम बात लिखें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 और उसका चार्ज कितना, कुछ भी मान लेते हैं कि Q1 है, नीचे एरिया इज 4πr का स्क्वायर। ठीक है, बट उन्होंने बोला कि दोनों की डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, सिग्मा का ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Q1 कितना आ गया, Q1, या ऐसे लिखो यार तुम छोड़ो, एक ऐसे करो कि पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, वो क्या होगी, Q1/4πr1, सॉरी r का स्क्वायर होगी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरे की लिखते हैं, दूसरे के ऊपर चार्ज मान लेते हैं Q2 है, तो ये क्या हुआ, 4πr, सॉरी 2r बोल रहा है, अब वो 2 का r है, 2r का स्क्वायर हो गया। अब दोनों बराबर क्यों रखे, उन्होंने बोला सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कितनी है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से 4π से 4π कट गया और Q1/r² इज इक्वल टू हो गया Q2/4r²। ठीक है, तो r² से r² कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि Q2 की वैल्यू इज 4Q1 है, Q2 की वैल्यू इज 4Q1 है, ये आ गई हमारे पास। मतलब एक का जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरे का जो चार्ज है वो 4Q1 है। ओके, अब ले आते हैं भाई इनको कॉन्टैक्ट में। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, जब हम इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए तो चार्ज क्या हो जाएंगे, दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे और नया चार्ज बनेगा ना। ठीक है, चलो, तो दोनों चार्ज ऐड होंगे, तो इसलिए बन गया यहाँ पे क्या, एक है Q1, दूसरा है 4Q1, तो इट्स बिकम 5Q1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 की वैल्यू कहाँ से निकालें, अगर मैं यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालूं तो इट विल बिकम सिग्मा 4πr², सही हो गया, 5 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू सिग्मा 4πr² हो गया। मीन्स आप लोग यहाँ पे इसको 20 कर सकते हो, 20 मत भी करो, ना ही करो तो इतना रहने दो। ठीक है, बस ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये टोटल चार्ज की वैल्यू आई है जब इसको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब जब कॉन्टैक्ट में ले आए, तुमने सोचा एक चीज, तुमने एक चीज सोची कि जब भी हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक उनकी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाती। तो भाई दोनों की पोटेंशियल इक्वल कर देते हैं, नई पोटेंशियल लिखते हैं कि V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 डैश/4πε0, कितना रेडियस है, r रेडियस है, Q2 डैश/4πε0 2r, तो 4π से 4πε0 कैंसिल, तो हमारे पास बचा कि Q1 डैश/r इज इक्वल टू Q2 डैश/2r, तो r से r कैंसिल, मीन्स Q2 डैश की वैल्यू इज 2Q1 डैश, ये बन गई हमारे पास।
क्लियर है? ओके है भाई, बताइए जल्दी से, अगर किसी को किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकता है। ठीक है, अब भाई नया चार्ज क्या आ जाएगा? जब कॉन्टेक्ट में लाए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक नया चार्ज भी बनना चाहिए ना। तो नया चार्ज इस कितना, जगह नहीं बची, वैसे इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको कर देते हैं छोटा, यहाँ पे लगा देते हैं, इसको दिख रहा है ना। चलो, अब देखो भाई, अब नया चार्ज क्या होगा? नया चार्ज अब क्या हो रहा है कि क्यू डैश प्लस क्यू टू डैश कितना हो गया? एक का मतलब, अरे भाई क्यू टू डैश कितना है? टू क्यू वन डैश है, और क्यू वन को तो हमने माना ही है, तो ये कितना हुआ? थ्री क्यू वन डैश हो गया। कितना हो गया? थ्री क्यू वन डैश हो गया हमारे पास। ओके, अब मुझे लिखनी है नई डेंसिटी। तो नई डेंसिटी मैं कैसे लिखूंगा? सिग्मा वन अगर मैं लिखूं, डैश करके लिखूं, या सिग्मा वन नाम दे देते हैं, आपकी मर्जी है। पहले की अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? पहले की अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, वैसे एक बात देखो, पहली बात सुनो, हमारे पास आ चुका है यहाँ पे भाई, ये था टोटल चार्ज कितना? 5Q1। तो ये किसके इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगा ना, इसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक के पास 5 रुपए हैं, एक के पास 15 रुपए हैं, उसके बाद वो दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं, तो पैसे इकट्ठे खर्च कर रहे हैं। तो इकट्ठे खर्च कौन सा अमाउंट कर रहे हैं? जो स्टार्टिंग में ऐड हुआ था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो 5Q1 है वो किसके इक्वल है? 3Q1 के इक्वल है। ठीक है, 3Q1 के इक्वल है, Q1 डैश के इक्वल है। तो मतलब 5/3, और Q1 की वैल्यू इस कितनी? Q1 की वैल्यू यहाँ से है, ये रही सिग्मा 4πr²। सिग्मा 4πr² है। तो ये आ गई आपके पास Q1 डैश की वैल्यू। तो भाई ये किस में है? Q1 डैश की वैल्यू देख लेते हैं। तो 5/3 सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा कौन है? अरे भाई स्टार्टिंग में यही तो लिखा ना, स्टार्टिंग में यही तो लिखा हमने, देख लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए, देखो बेटा ध्यान से सुनिए। इन्होंने एक बात बोली कि ये जो 3Q1 है, ये जो 3Q1 डैश है, ये किसके इक्वल है? 5Q1 के इक्वल है। एंड 5Q1 की वैल्यू इज कितना? 5Q1 की वैल्यू इज सिग्मा 4πr² है। ठीक है, नीचे नीचे जो ये Q1 डैश के साथ जो 3 लिखा हुआ है, ये वाला, इसको ले आते हैं नीचे। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 3, यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास क्या भाई? 3 आ गया। अब अगर यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो कि जैसे ये सिग्मा दे रखा है, ये वाला, अगर इसको उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हैं, और इसको उड़ाना है तो इसको भी उड़ा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? समझ में आई? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आप लोगों के पास 5/3 सिग्मा 4πr² आप लोगों के लिए हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों के पास? ये वाला 3 वाला कौन सा है? Q1 की वैल्यू जिसमें आ रही है 5/3, वो ये है। बाकी के अंदर जो सिग्मा 1 है उसकी वैल्यू 5/3 नहीं है, तो हम आगे जाएंगे नहीं, और सीधा ही पता लग रहा है कि आंसर कितना होगा? डी आंसर होगा भाई। कितना आंसर होगा? डी आंसर होगा। इस तरीके से आपको अपना टाइम भी बचाना है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर? बेटा फिजिक्स के लिए जब हम तैयारी ही एक इतनी अच्छे वाली कर लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, समझ में आया? चलिए, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि Q1 डैश की वैल्यू निकाली और सिग्मा की वैल्यू बता रहे हैं हमें। अरे भाई Q1 डैश को कैसे लिखेंगे? Q1 डैश को भी तो इस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा 1/4πr का स्क्वायर ही तो लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया? 5/3 सिग्मा 4π, सॉरी Q1 की वैल्यू लिखनी है, तो हमें इधर गलत लिख दिया, ये भी इधर होगा सिग्मा 1/4πr², 5/3 सिग्मा 4πr²। तो ये तो कट ही रहा है, तो मैं बार बार वही तो चीज़ें तो मैं बोल रहा हूँ, 5/3 सिग्मा 5/3 सिग्मा, यही तो आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे की तरफ बढ़ते हैं और करते हैं 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या कहता है 7वां क्वेश्चन? सुनिएगा ध्यान से। इस 7वें क्वेश्चन में क्या कहानी आप लोगों के लिए रखी गई है? क्वेश्चन आया 2014 के अंदर, पहले वाला क्वेश्चन था आपका 2019 के अंदर, बड़ा नया क्वेश्चन है। सुनिए अब ध्यान से। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, क्या है भाई आप लोगों के पास? ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q। एक स्फीयर है, उसको चार्ज दिया जाता है q। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक स्फीयर दिया हो तुम लोगों को,
ये रहा भाई स्फीयर, इसको एक चार्ज दिया जाता है, कौन सा चार्ज दिया जाता है, क्यू चार्ज दिया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, मतलब आप पॉजिटिव बोल सकते हो, कौन सा बोल सकते हो, क्योंकि क्यू लिखा है तो पॉजिटिव मान लेंगे इसको। अब सेंटर पे क्या पूछ रहा है, सेंटर पे आपको एक तो पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल भाई स्फीयर के लिए सेंटर पे बताओ या आउटर पे बताओ, वो सेम रहने वाली है, थ्रू आउट द जो वॉल्यूम होगा वहाँ कॉन्स्टेंट रहेगी। तो सेंटर पे वी कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो रेडियस होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अब दूसरा पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, जीरो। तो आप लोगों के पास आंसर आप लोगों को पता लग रहा है कौन सा है, बी है भाई। कौन सा आंसर आप लोगों के पास भाई, बी आंसर है। तो आई होप कि इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, बताइए फटाफट से, क्लियर है भाई बच्चा लोग, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 4 पॉइंट चार्जेस दिए हो आप लोगों को, इसके लिए स्पेस हमने नहीं रखा तो कोई बात नहीं, हम पेज ऐड कर लेते हैं, नहीं छोड़ो, यहीं पे कर लेंगे एडजस्ट। इन्होंने बोला है कि आप लोगों के पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है माइनस क्यू, एक की माइनस स्मॉल क्यू, 2 क्यू एंड 2 कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड वन एट ईच ऑफ द स्क्वायर, ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो आप लोगों के पास ये एक हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इसके कॉर्नर पे हमने रख दिया एक चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस स्मॉल क्यू, यहाँ पे 2 क्यू और यहाँ पे 2 कैपिटल क्यू, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो, सेंटर पे निकालनी है, सिंपल सी है कि इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो, इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो, इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो। पहली बात, इसकी साइड कितनी दे रखी है, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन, हम साइड नहीं दे रखी तो मान लेते हैं कि इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है भाई ए ए और ए है आप लोगों के पास, ठीक है, क्या चीज़ है, ए है। आप लोगों को सेंटर पे निकालना है, आप लोगों को क्या निकालना है, सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं कि पहले ये सेंटर निकाल लेते हैं, ये कितना है, ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितनी है। तो ये होगा आप लोगों के पास ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2a², मतलब √2a² आप लोगों के पास आ चुका है, क्लियर है इतनी चीज़, √2a² आप लोगों के पास आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सेंटर पे चाहिए तो हम इसका हाफ भी करेंगे, तो इसको हम कर देंगे √2a²/2, मतलब इसको अगर हम करें √2 तो ये बन गया आपके पास a²/√2 बन गया, कितना बन गया भाई, a²/√2 बन गया, a² बनेगा क्या, नहीं a² नहीं था, a² नहीं था भाई, यहाँ से ये गलती लगी है, तो ये a² नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप लोगों के पास जो डिस्टेंस चाहिए सेंटर पे जाने के लिए वो है a/√2, क्लियर है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई। अब आगे देखो, रिलेशन निकालना आप लोगों को, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकलेगा, अब आप लोगों को पोटेंशियल लिखनी है वहाँ तक, तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है कि एक चार्ज की वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूँ, मान लीजिए माइनस कैपिटल क्यू की वजह से लिखता हूँ, तो आप लिखोगे माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2, जो कि चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे चला जाएगा ऊपर, या इसको नीचे भी रहने दो, आपकी मर्जी है, a/√2। फिर उसके बाद इसकी वजह से लिख रहा हूँ, तो ये भी सेंटर पे जाएगी, तो माइनस क्यू, क्योंकि माइनस का ही चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2। फिर इसकी वजह से तो प्लस 2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2। फिर इसकी वजह से प्लस 2 कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2। और इन्होंने बोला है कि कहाँ पे होगी भाई, जीरो बोला है, तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे, सबको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा भाई, आफ्टर सॉल्यूशन इज कितना, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू आ जाएगा। किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम बता सकता है भाई, बताइए जल्दी से फटाफट, तुम लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, जल्दी से बताइए फटाफट, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 9th क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को, 9वां क्वेश्चन 1994, बड़ा पुराना क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि आसान है या मुश्किल है। ए होलो metallic sphere of radius 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, मतलब उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 80 वोल्ट है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, अरे भाई कितनी होगी, उतनी ही रहने वाली है, आंसर इज कितना
सीधा सीधा सही। सॉल्व ही नहीं करेंगे इसको, क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर, बताओ जल्दी से भाई, फटाफट, हुआ या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास क्या आएगा भाई, सुनिए ध्यान से। ये क्वेश्चन हो गया, किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। सर मतलब ये क्या बोल दिया भाई, दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो फिर चलते आगे। चलिए आगे बढ़े। ओके, सो नाइन्थ क्वेश्चन है भाई हमारे पास। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे पहले हमने जो स्केयर है वो वाला कर लिया अपना क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है हमारा। हो गया ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये हो गया। चलिए इस पे आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया नीट 2017 के अंदर। कब आया ये क्वेश्चन, नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। आप लोगों को यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए गए हैं और ये बोलता है ए पॉजिटिव चार्ज है जिसको मूव किया जा रहा है ए से बी पर। हर एक डायग्राम में ये एक चार्ज है, यहाँ से एक चार्ज को ए से उठा के बी पे ले जाया जा रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस वाले केस में भी ए से बी पे जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि सबके अंदर हमारे पास जो काम है वो कैसा है। भाई एक बात देखो, सबसे पहले इन लाइंस को देखो, ये लाइन जो है ये 10 वोल्ट पे है, दूसरे वाली लाइन 20 वोल्ट पे है, तीसरे वाली लाइन 30 वोल्ट पे है, और चौथे वाली जो लाइन है वो 40 वोल्ट पे है। पहली बात इन्होंने बोल दिया है कि जो आपके पास वर्क डन है वो निकालना है, और इक्विपोटेंशियल बोल रहा है तो साफ पता लग रहा है कि कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वैसे तो जीरो ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जीरो नहीं दिया तो इन्होंने ऑप्शंस को घुमा दिया है। सबसे पहले अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन को लिखेंगे Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। एक पोटेंशियल से चल रहे हैं जहाँ की 10 वोल्ट है, कहाँ पे जा रहे हैं, 40 वोल्ट पे जा रहे हैं। देखो 10 वोल्ट 40 पे जा रहे हैं, 10 वोल्ट 40 पे जा रहे हैं, 10 वोल्ट 40 पे जा रहे हैं, 10 वोल्ट 40 पे जा रहे हैं। तो भाई सिंपल हो गया, कितना Q कितना होगा, 40 माइनस 10 तो कितना होगा 30 Q हो गया। तो हर एक में सेम रहने वाला है, हर एक में क्या रहने वाला, सेम। इन्होंने जीरो नहीं दिया तो हम जीरो को कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया इन ऑल फोर केसेस द वर्क डन इज सेम, तो आंसर होगा आप लोगों के लिए ए। क्लियर है, बताओ भाई अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो वो बता सकता है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिपीट भी होगा एक बार और, तो एक केस मैं करवा देता हूँ फिर दूसरा केस आप लोगों को करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और थोड़ा सा सिस्टम आपको चेंज लग रहा होगा, ठीक है, तो अब सोचा कि बैठ के पढ़ा देते हैं तुम्हें। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन नीट 2015 के अंदर पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया, वी आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये दिया हुआ है 6x वाई माइनस वाई प्लस 2y जेड आप लोगों को दिया हुआ है। एंड सबसे पहली बात इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही सिंपल तरीका होता है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, ई जेड के कैप। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पे ई एक्स, तो ई एक्स को कैसे निकालेंगे, पेन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। देखो ई एक्स को कैसे निकालेंगे, माइनस डी वी बाय डी एक्स से हम निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे बच जाएगा 6y, और यहाँ पे एक्स नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है तो ये जीरो बनेंगे, तो मैंने मतलब कितना बन गया, -6y बन गया। अब y की वैल्यू कौन है भाई, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 1 1 और 0, तो ये है x की वैल्यू इज यहाँ पे कितनी 1, y की वैल्यू इज यहाँ पे कितनी 1, और z की वैल्यू इज यहाँ पे कितनी 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास -6। इसी तरीके से अगर हम ई वाई करें, ई वाई क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, सॉरी वाई होगा, और ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना, माइनस, डिफ्रेंशिएशन करनी है इस इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ से मिलेगा 6x -1 प्लस 2z बन जाएगा। अब आप लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास -6 -1 वो बन गया 0 2z वाला,
तो यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास -5। अब इसके बाद ई जेड निकालते हैं, जो कि कितना होगा, माइनस dv/dz होगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा। तो जेड देखो 6xy में भी नहीं है, वाई वाले में भी नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है और 12वीं क्लास, कक्षा 12वीं के अंदर आप आ चुके हैं क्लास 12th में, तो कॉमन सी बात है, डिफ्रेंशिएशन आता होगा। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा कौन, सिर्फ यहाँ से 2y बचा, -2y, क्योंकि माइनस तो ये वाला आ गया ना, ठीक है। अब -2 इंटू वाई की वैल्यू इज 1, तो इट इज़ -2। सो वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा क्या, -6i कैप। उसके बाद ई वाई की वैल्यू जो कि है -5j कैप, फिर -2k कैप है। सो आई थिंक आंसर इज दिस, मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। ओके, चलिए अब देखो, जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब कैसे, दूसरे ईयर के अंदर आया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये रहा आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के अंदर आया हुआ सेम क्वेश्चन है। देखो वही v(x,y,z) दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, x,y,z, ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखी है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, क्यू ई से निकालते हैं। तो मतलब आपको पहले ई निकालना होगा, जो आप ई निकालोगे ना, ई एक्स करके, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मतलब आप निकालोगे यहाँ पे ई एक्स का स्केयर प्लस ई वाई का स्केयर प्लस ई जेड का स्केयर, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बस चार्ज दे रखा है, ये रहा, और ई यहाँ से निकालोगी, तो आंसर जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना आप लोगों को अपना आंसर ये। और आई होप कि पिछले वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन की जो टाइप है उसको बार बार करते रहें। जो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा थी वो मैंने बता दी है, और ये क्वेश्चन 2014 के अंदर, मतलब 2014 में आया हुआ है, और वो 2015 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, भाई ये आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और 2013 के अंदर आया ये नीट के अंदर क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, किस पे कम है। तो भाई एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस in the direction of electric field, in the direction of electric field, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये पॉइंट पे पोटेंशियल इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट बी इज बहुत ज़्यादा किससे, पोटेंशियल एट सी से, और पोटेंशियल एट ए से, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम एट बी, बी पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि उसके बाद तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी ई है वो डिक्रीज होती जाती है। आपको देखना होगा कि ई इज इक्वल टू माइनस dv/dr भी होता है, और ई इज इक्वल वी इज इक्वल टू q/4πε0 r भी होता है। तो इन फॉर्मूले से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सुनो ध्यान से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ विद रेडियस r, मतलब एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो बता दिया इन्होंने, कितना है, स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है रेडियस, और सेंटर पे कौन रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। ओके, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्वी पोटेंशियल पाथ वुड बी, अरे भाई साफ पता लग रहा है, इक्वी पोटेंशियल पाथ बोल दिया है, मतलब यहाँ पर अगर हम चार्ज को घुमाएं एक बार के लिए तो क्या होगा, वर्क डन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन इज जीरो, क्या होता है, जीरो होता है। सो आंसर ही सीधा सीधा सा कितना हो गया आप लोगों के पास, जीरो हो गया, ये हो गया आप लोगों के पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आया था 1994 के अंदर, ठीक है, और जितने क्वेश्चन कराएंगे वो सारे सारे प्रीवियस ईयर के होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। चलो ये दिख रहा है ना कलर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेंस में क्वेश्चन आया हुआ 2011 के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 चार्जेस दिए हैं आपको प्लस क्यू, मतलब तीनों पे प्लस क्यू रखा होगा, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, और यहाँ पे भी क्यू होगा। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोलेस ट्रेंगल ए बी सी ऑफ साइड बी सी एंड ए सी इज 2a, मतलब बी सी और ए सी जो है, बी सी साइड बी सी एंड ए सी,
ये रही बी सी और ये रही ए सी, तो ये 2A है, ये 2A है और ये 2A है। एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी ए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इनके, बी सी और सी ए के। ओके, द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई इज, फ्रॉम डी टू ई इज कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अरे भाई एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है, वर्क डन आपको करना है किसको, चार्ज को क्यू ले जाने के लिए, कहाँ से कहाँ, डी से ई की तरफ। तो पहले आपको क्या निकालना है, देखो वर्क डन करने के लिए होना चाहिए, किसको लेके जा रहे हैं, क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे, कि भाई यहाँ पे ये चार्ज है, ये इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाएगा, ये चार्ज है इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाएगा, ये चार्ज है इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाएगा। तो पहले आप लोगों को इस इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना होगा, फिर जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, तो पहली बात देखो, हमें अगर इससे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो आप ए यूज़ कर लोगे, इसको यहाँ से पोटेंशियल निकालना है तो आप ए यूज़ कर लोगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे भाई, यहाँ से यहाँ जाना है तो आप डिस्टेंस यूज़ करोगे, उस डिस्टेंस को निकालते हैं तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस बनेगा, देखो ये दे रखा है 2A, ये दे रखा है A, तो ये हम इजिली निकाल पाएंगे, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4A² माइनस 3 सॉरी A² और ये बन गया √3A बन गया। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये AD, ये √3A है, √3A है। चलो, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट डी, हाँ पोटेंशियल एट डी, वी डी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगी, पहले एक सिंगल चार्ज की वजह से जो कि कहाँ पे रखा है, ए पे रखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे Q अपॉन 4πε0, डिस्टेंस इज कितना √3A। फिर दूसरी पोटेंशियल प्लस Q अपॉन 4πε0A प्लस Q अपॉन 4πε0, कितना आप लोगों के पास डिस्टेंस A। तो ये पहली पोटेंशियल आ चुकी है। अरे भाई अब कहाँ पे जा रहे हैं, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल होना चाहिए ना, तो चेंज निकालना है। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा। सेम केस है वही का वही। अरे भाई सेम केस है, तो मतलब डिस्टेंस कौन सा होगा, ये भी सेम ही होने वाला है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 2A हो गया, ये A हो गया, मिड पॉइंट उन्होंने बोले, तो ये कितना होगा √3A होने वाला। तो मतलब जो VE है वो भी कितना होगा, Q अपॉन 4πε0 √3A होगा, प्लस Q अपॉन 4πε0A होगा, प्लस Q अपॉन 4πε0A होगा। चेंज निकालना है, तो VE माइनस VD करेंगे तो सेम ही तो है, जीरो आएगा। तो वर्क डन कितना है आप लोगों के पास, जीरो है। वर्क डन कितना है भाई, जीरो है। तो ये मेंस में क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो हमने लिखा था W, तो चेंज निकाला, चेंज आ रहा है जीरो, तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा पूरे का पूरा वर्क डन इज जीरो। कंप्लीट वर्क डन जो होगा वो जीरो बन जाएगा, कंप्लीट वर्क डन होगा वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने स्पेस यहाँ पे रखा हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, बट हमारा वहीं कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब Q1 और Q2 जो है वो 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। एज शोन इन फिगर ए थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क, मतलब इस Q3 को यहाँ से उठा के ऐसे घुमा के यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है। चेंज मतलब कि भाई पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, किसके बीच की, इन दोनों के बीच की। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले तो हम यही लिखेंगे ना कि भाई ऐसे करते हैं, चलो कि यहाँ पे एक थर्ड चार्ज है Q3, ठीक है, इनके बीच का एक सिस्टम बना के लिखते हैं। तो पहले हम एनर्जी फर्स्ट टाइम के लिए लिख लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस कितना होता है भाई आप लोगों के लिए, देखो मैं यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहूँ इन दोनों की, तो क्या बनेगी, आप लिखोगे Q1 Q3 अपॉन 4πε0 40 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लिखोगे, तो ये कितना आएगा, ये बन जाएगा आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 मतलब 50 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा 50।
तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी लिखो इन दोनों के बीच की उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि थ्री, जो हम थ्री चार्ज है उसी को लेके आ रहे हैं ना, तो पहले उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। फिर आ जाएगा प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 50 सेंटीमीटर। ओके, अब चार्ज को हम ले आए हैं इधर, अब चार्ज को हम उठा के यहाँ पे ले आए हैं, तो इसका मतलब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इस पूरे के बीच की पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे अभी हम, अब हम लिख रहे हैं पहले लिख रहे हैं इसकी वजह से, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, तो ये होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज़ 30, आर इज़ कितना 30, नॉट Q3, इट्स Q3 आएगा यहाँ पे Q3 प्लस, पहले तो हमने कहाँ से कहाँ तक का लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख दिया, अब ये वाला इसके ऊपर भी तो लगा रहे हैं, ये कितना होगा 10 होगा, तो Q2 Q3 इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 सेंटीमीटर होगा। तो भाई ये हमारे पास एक एनर्जी आ गई जिसको हमने फाइनल नाम दिया, ये हमारे पास एक एनर्जी आ गई जिसको हमने इनिशियल नाम दिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो और बताओ क्या आने वाला आंसर, फाइनल माइनस इनिशियल करो और बताओ क्या आने वाला आंसर। ठीक है, सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसके बारे में। ओके, सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसके बारे में। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से। चलिए, हमारा सिस्टम अभी सही चल रहा है, कोई भी लैग नहीं हो रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पहले ये देखना है हमें। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज और उसके पास हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, तो इस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो रिपल्सन होगा, रिपल्शन होने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके पास जाने के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। नीट 2000 नोट 2019, ये 1999 के अंदर आया है, 1999 के अंदर। ठीक है, समझ में आया भाई, क्योंकि क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is aligned parallel to uniform electric field E. The energy required to rotate the dipole by 90 degrees. बेटा U का वैल्यू इस कितना होता है, माइनस पी ई, पी डॉट ई लिखते हैं हम, इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाता है माइनस पी ई कोस थीटा। ठीक है, और लिमिट किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पे जा रहे होते हैं, इनिशियल टू फाइनल हम बोल देते हैं। तो इनिशियली ये कहाँ पर है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री, मतलब पहले वो कहाँ पर है, इनिशियली वो 0 पर है क्योंकि सेम में है, फाइनली वो कहाँ पे चले जाते हैं, 90 पे चले जाते हैं। तो ये होगा आप लोगों के पास क्या, पी ई कोस फाइनल, फाइनल इज कितना 90 माइनस कोस इनिशियल, इनिशियल इज 0, तो 90 इज 0, तो ये कितना होगा माइनस पी ई, 0 माइनस 1, तो इट्स विल बिकम प्लस पी ई। तो आंसर इज आप लोगों के सामने दिस। क्लियर है, नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, 2012 के अंदर आया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. द डाइपोल एक्वायर ए पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों के पास एक डाइपोल है जो कि इस तरीके से आके बैठ जाता है। पहले मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, सुनो ध्यान से। वो कहता है कि इसके अंदर एक डाइपोल आके बैठ जाता है। वो डाइपोल कैसे बैठ जाता है, वो इस तरीके से बैठता है कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक एंगल बनाती है इसके साथ, कितना का, थीटा का। मतलब पी इधर जा रहा है तो ये बन गया थीटा, ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, assuming that the energy potential energy of the dipole to be 0 when theta is 90 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग में इसको ये बोला गया है कि इस टाइम इसकी जो है
एनर्जी जो होती है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर स्टार्टिंग में ही एनर्जी स्टोर्ड होगी फिर काम कैसे होगा, फिर तो हमें और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी रिस्पेक्टिवली। मैं बताऊँ तुम लोगों को, ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है, ये सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा है कि टॉर्क का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, तो तुम लिखोगे टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। चलो, साथ में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज माइनस पी ई कोस थीटा, तो इट विल बिकम पी डॉट ई। ठीक है, तो आंसर आप लोगों के सामने कौन सा है, पहले वाला ही है भाई। कौन सा आंसर है, पहले वाला आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। An electric dipole of moment P is laying along electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is, पहले हम कर चुके भाई, along बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली वो कहाँ पे है, 0 डिग्री पे है। फाइनली वो कहाँ पे जाना चाहता है, फाइनली वो जाना चाहता है 90 डिग्री पे। तो मतलब जब हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कोस 90 माइनस कोस 0, और यहाँ पे होगा हमारे लिए क्या, वर्क डन बोल रहे हैं ना, तो वर्क डन इज द एनर्जी, पी डॉट ई निकालना था, तो एनर्जी मतलब माइनस पी ई, क्योंकि बेटा एनर्जी ही यूज़ होगी यहाँ पे। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, तो ओपन करेंगे पी ई कोस थीटा बनेगा, और यहाँ पे आप लोगों को लिमिट दे रखी है थीटा 1 टू थीटा 2। तो आप लोगों के सामने ये 0 होगा, ये 1 बन जाएगा, और ये -1 आएगा तो प्लस पी ई बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, बताइए भाई, जल्दी से बताइए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आता है भाई, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। मतलब एक डाइपोल है, उसके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, मतलब एक डाइपोल उसके पास जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड क्यू है, और इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो पी है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, इफ इट्स डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ऐसे ही पी जा रहा है और ऐसे ही ई है आप लोगों के पास। ओके, द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिव, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी ई कोस थीटा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में 0 एंगल है, तो इसका मतलब माइनस पी ई बन रहा है। एंड ये क्या हुआ आप लोगों के पास, मिनिमम एनर्जी हुआ। क्या हुआ आप लोगों के पास, ये मिनिमम एनर्जी हुआ। क्या हुआ भाई, मिनिमम एनर्जी। समझ में आ रही है, क्या हो गया, मिनिमम एनर्जी हो गया। और फोर्स की बात करें, फोर्स कैसे लग जाएगा ऐसे, इस टाइम पे जो फोर्स होगा वो कैसे लगेगा, इस टाइम पे जो फोर्स होगा वो कैसे लगेगा, तो वो भाई 0 लगने वाला है। वो कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है। क्लियर है, फटाफट से बता दो। तो आंसर इज आप लोगों के सामने कितना है, सी है। अगर किसी को लग रहा है कि दिक्कत है और सर ऐसे नहीं होगा, तो वो पूछ सकता है भाई, बताइए। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक बात बोल दी है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो आपका कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड यूनिफॉर्म में एक तो 0 फोर्स लगती है, और दूसरा ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब थीटा उनके बीच में कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। एंड कोस 0 की वैल्यू इज कितनी, 1 आप लोगों के पास, तो इट इज़ माइनस पी ई, इज़ कितना, माइनस पी ई। तो आंसर इज आप लोगों के सामने सी, 0 एंड मिनिमम। क्वेश्चन आया 2014 के अंदर, क्वेश्चन आया 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। ओके, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, ई दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक चार्ज है जो कि 0.2 कूलम का है। इसको क्या करते हैं, मूविंग ए चार्ज, वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस, मतलब इसको 2 मीटर के डिस्टेंस से मूव किया जाता है, मतलब आप इसको डी भी बोल सकते हैं। अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब इधर की तरफ कुछ एक एंगल बना के 60 डिग्री और इसको मूव किया जाता है। और उसके लिए काम दे दिया इन्होंने कितना, 4 जूल, मतलब वर्क डन आप लोगों के लिए 4 जूल आ चुका है। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, बहुत आसान है। वर्क डन दे रखा है, कितना बनेगा, एफ डी कोस थीटा होगा। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई होती है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई टी कोस थीटा। एंड कोस थीटा मतलब कोस 60, 60 की वैल्यू इज़ 1/2।
ठीक है, तो यहाँ पे बोला W इज़ 4, Q की वैल्यू इज़ 2 कूलम, E आपको निकालना है, T की वैल्यू इज़ 2 मीटर एंड ये इज़ 1/2। तो ये कट गया इससे, तो इसने इसको कट कर दिया। तो आप लोगों के पास कितना आना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए 2, बट 2 तो नहीं है हमारे पास कोई भी आंसर। हमारे पास है ओके 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 ओके, हमें गलती कहाँ पे करी है? जो हमने चार्ज लिया उसका 0.2 नहीं लिया। ये देखो 0.2 था ना ये, तो ये 0.2 का 10 नीचे लगेगा। तो ये 2 से ये 2 कट चुका है, ये 2 से ये वाला 4 कटा तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 2 × 10 इज इक्वल टू ई, मीन्स 20 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर आप लोगों के सामने दिस। ओके, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? An electric dipole of moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the electric dipole in the final position is, बेटा देखो U की वैल्यू जो होती है वो होती है -P.E। इसको हम ओपन करते तो हमारे पास बनता है -PE cos थीटा। अगर हम इसका स्टेबल अनस्टेबल निकालें तो अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है तो cos 0 इज़ 1, सो U इज़ इक्वल टू -PE। तो ये होती है इसकी कौन सी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी होती है ये इसकी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप बोल सकते हो। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि किसी एक एंगल पे लेके जा रहे हैं, तो वो कितना होगा? मतलब इनिशियली हमारे पास जो एंगल है वो ये है, और फाइनल हमारे पास एंगल जो है वो थीटा ही है। तो अब यू को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे -PE, फाइनल इज कितना? cos थीटा, माइनस इनिशियल इज cos 0, तो इट विल बिकम -PE cos थीटा -1। ये बन सकता है आपके पास PE 1 - cos थीटा। तो आपके पास आंसर कौन सा? ये वाला। क्लियर है? क्वेश्चन को समझना है तो ही आपसे हो पाएगा। चलिए, तो बस यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको, ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और इसके जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो सारे काम कर देना। एंड एक बात बोलूँगा, तुम लोगों के लिए मेहनत की जाती है इतनी, तो तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो जल्दी से ये जो हमारी फैमिली है क्योंकि 50K के पास पहुंचने वाली है, वो बहुत ही जल्द और बड़ा आंकड़ा जो है वो छू सकती है। ओके, तो शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।